गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे हम लोग शुरू करते हैं डीपीएसपी। लेकिन डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के लिए नीति निषेध सिद्धांत या तत्व। इसमें जाने से पहले हम लोग कल पढ़े थे रिट। तो रिट का थोड़ा सा जान लेते हैं, उसमें जो अंतर है। देखिए, रिट जारी करने का जो अधिकार है, रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। कि हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी, एससी एंड एचसी। दोनों में क्या अंतर है? सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, इसको पावर मिली हुई है। और हाई कोर्ट को पावर मिली हुई है। हाई कोर्ट का मतलब सभी राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनको, इनको भी पावर मिली हुई है। कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक। दूसरा डिफरेंस क्या है इन दोनों में? हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो अपने राज्य तक सीमित है। क्षेत्र विस्तार की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब कितने क्षेत्र तक वह जारी कर सकता है। राज्य तक मतलब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति केवल उत्तर प्रदेश के भीतर है। यूपी के बाहर कोई मामला घट रहा है तो उसमें यह रिट जारी नहीं कर सकता, जैसे राजस्थान में। ठीक है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के संदर्भ में जारी कर सकता है, या इसका विस्तार पूरे भारत तक है। और तीसरा अंतर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो है यह केवल फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। वहीं हाई कोर्ट न केवल मूल अधिकार पर, न केवल मूल अधिकार के संदर्भ में, मामले में, बल्कि अन्य किसी मामले में भी, अन्य किसी मामले में भी रिट जारी कर सकता है। ये हो गया दोनों के बीच मूलभूत अंतर रिट जारी करने के क्षेत्राधिकार के बारे में। आइए शुरू करते हैं हम लोग डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में क्या है? इसको नेक्स्ट शुरू करते हैं यहां से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व। डीपीएसपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसके बारे में क्या है हमें जानना चाहिए। पहली बात, भाग कौन सा, संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, भाग 3 में था, और राज्य के निदेशक तत्व हैं भाग 4 में। कौन से अनुच्छेद से कहां तक है? अनुच्छेद
36 से शुरू होकर के 51 तक राज्य के डीपीएसपी का उल्लेख है। तीसरी बात, ये प्रेरित कहाँ से हैं? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से या आयरिश संविधान से। ठीक है। और इनके बारे में एक प्रमुख लक्षण ये भी है कि ये जस्टिसेबल नहीं है, गैर न्याय योग्य है या न्याय योग्य नहीं है। इंग्लिश में हो जाएगा नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ये प्रकृति में गैर न्याय योग्य है या न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका उल्लंघन होने पर, मतलब इसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, वो पालन राज्य ना करे, इनका उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे कि फंडामेंटल राइट के केस में है, वहां पर क्या है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर चुनौती दे सकते हैं कि उल्लंघन हुआ है। यहाँ पर नहीं कर सकते। ये हो गए नॉन जस्टिसेबल इन नेचर या गैर न्यायोग या न्यायोचित नहीं है। तो ये हो गए इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं। एक और चीज इसमें क्या है, वेलफेयर स्टेट। ये जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हैं, ये भारत के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रदर्शित करते हैं। कौन? डीपीएसपी। मतलब भारत एक वेलफेयर स्टेट है। ये बात कहाँ से पुष्ट होती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे डीपीएसपी से, नीति निर्देशक सिद्धांत से। प्लस आपसे ये भी पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा भाग सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय से जुड़ा हुआ है। तो ये जो डीपीएसपी है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित करने का माध्यम है। सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ठीक है। तो ये हो गई डीपीएसपी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम शुरू करते हैं इसके जो मुख्य प्रावधान है। तो पहला है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 जुड़ा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने से। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित करने से। कौन सुनिश्चित करेगा? राज्य। ठीक है। वहीं नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 39।
अनुच्छेद 39 में कई प्रावधान है, जैसे अनुच्छेद 39 का पार्ट है डी, अनुच्छेद 39 डी, यह जुड़ा हुआ है समान कार्य का समान काम के लिए समान वेतन, जैसे महिलाओं के केस में होता है। कई बार पूछा जाता है इसके साथ मिला के, तो अनुच्छेद 14 और 39 डी दोनों को मिलाकर यह अधिकार सुनिश्चित होता है, समान काम के लिए समान वेतन। और एक प्रावधान इसमें यह भी है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, संपत्ति और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो, इसके लिए राज्य सुनिश्चित करेगा। आजीविका के पर्याप्त साधन हो, ये राज्य सुनिश्चित करेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो अनुच्छेद 39 से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा बच्चों को प्रोटेक्शन से भी इसमें जुड़ा हुआ है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करने का, बच्चों को प्रोटेक्शन किससे? शोषण से, उनसे कोई काम ना करवाए जब उनकी उम्र ना हो काम करने से। तो ये हो गया अनुच्छेद 39। नेक्स्ट है 39A। 39A जुड़ा हुआ है निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। राज्य निःशुल्क विधिक सहायता से लिखते हैं उपलब्ध करवाएगा, प्रयास करेगा। निःशुल्क विधिक सहायता मतलब, विधिक सहायता मतलब होता है लीगल एड। मतलब ये, आपको कोई केस हाई कोर्ट में लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो वकील नहीं कर सकते, तो यही वकील उपलब्ध करवाने की बात इसमें की गई है। इसके लिए सरकार ने एक कानून पारित किया है, नालसा, NALSA, नालसा एक्ट 1987। इसमें प्रावधान किया गया है निःशुल्क विधिक सहायता एक काउंसिल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको काउंसिल मिलेगा, वकील मिलेगा, और जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, फ्री काउंसिल मिलेगा। तो एक्सेस टू जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब इससे जब सहायता मिल जाएगी, विधिक सहायता निःशुल्क, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो न्याय है वो सुलभ हुआ, एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित। तो ये हो गया अनुच्छेद 39A। और ये 39A जो जोड़ा गया था, ये 42वें संशोधन से जोड़ा गया था, द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद है, हम कई बार पढ़ते हैं ना कि DPSP इन्फोर्सेबल तो नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है,
लेकिन सरकार प्रावधानों को क्या करती है, कानून के माध्यम से लागू करती है। तो जब सरकार के पास रिसोर्स हो जाते हैं, पैसे हो जाते हैं, तो लागू करती है। जैसे कि भी 39A को लागू किया गया नालसा के द्वारा। ऐसे ही अनुच्छेद 40 किससे जुड़ा हुआ? ये जुड़ा हुआ ग्राम पंचायतों का गठन। तो सरकार ने किया कि नहीं किया? सरकार ने किया। कैसे? 2 अमेंडमेंट पारित किए, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। 73वां संशोधन। और इनके माध्यम से क्या किया सरकार ने? त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू की गई। और यहाँ पर क्या है, ये शहरी निकायों के लिए था 74वां संशोधन, अर्बन लोकल बॉडी के लिए। तो इनके माध्यम से इसको लागू किया गया 1992-93 में। नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। इसमें 3 अधिकारों के बारे में बात की गई है। कौन कौन से? एक तो काम पाने का अधिकार, इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं नीचे। इसमें 3 अधिकारों की बात की गई है। कौन कौन से हैं? एक तो काम पाने का अधिकार, इसी को लागू किया सरकार ने मनरेगा के माध्यम से। क्वेश्चन भी पूछा ही गया है पीसीएस में, यूपी पीसीएस में एटलीस्ट। और इसी में शिक्षा पाने का अधिकार है। और सार्वजनिक सहायता, पब्लिक असिस्टेंस, दिया गया है। तो ये 3 अधिकार अनुच्छेद 41 में दिए गए हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में मिलेंगे। विशेष परिस्थितियों में जैसे कोई बुजुर्ग हो गया है या कोई दिव्यांग है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है इंडस्ट्री से, जो इंश्योर करने की बात करता है कि राज्य क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा कि कार्य की मानवोचित दशाएं हों, कार्य करने की मानवोचित दशाएं हों। जहां पर आदमी काम करने जाता है वहां पर ऐसी दशाएं हों कि काम किया जा सके। और इसी में मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है, मातृत्व सहायता, मातृत्व सहायता की उपलब्धता, मैटरनिटी रिलीफ सुनिश्चित करेगा। कहाँ पर? जहां आप लोग काम करने जाते हैं, महिलाओं के लिए मैटरनिटी रिलीफ।
नेक्स्ट है 43। 43 जुड़ा हुआ है न्यूनतम मजदूरी से। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध हो, जो लोग काम कर रहे हैं, और ये मजदूरी कैसी हो कि उनका जीवन अच्छा चले, उनका जीवन स्वस्थ रहे, गुणवत्तापूर्ण रहे, या डिग्निटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे। ये हो गया अनुच्छेद 43। इसी के दो पार्ट हैं अनुच्छेद 43 के, जो बाद में जोड़े गए हैं। एक है 43A, ये इंसर्ट किया गया था 42वां संशोधन द्वारा, और ये संशोधन आप लोग जानते हैं 1976 का है। कभी कभी ईयर पूछा जाता है, बहुत जरूरी संशोधन है, याद करेंगे। और इसमें प्रावधान क्या है? प्रावधान है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। उद्योगों के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में कर्मकारों की भागीदारी। वर्कर्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये ज्यादा अच्छा शब्द है, या कर्मकारों या कामगारों कर देते हैं। जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही कि भागीदारी सुनिश्चित करेगा राज्य। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43B, ये भी जोड़ा गया था बाद में। ये जुड़ा हुआ है सरकार कुटीर उद्योगों को, सरकार 43B है, ये कुटीर उद्योग का जो है, ये है इसमें कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन यहाँ पर है 43 में। फोर्टी थ्री बी में है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। और ये जोड़ा गया था 97th संशोधन के द्वारा। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 44। ये किससे जुड़ा हुआ है? समान नागरिक संहिता से। इसके ऊपर काफी डिबेट चल रही है इस समय। बेसिक क्या है इसका वो मैं बता देता हूँ कि है क्या इसमें। यूनिवर्सल सिविल कोड, ये क्या कंसेप्ट है? जैसे भारत में समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है? एक ही राज्य में है। भारत में लागू कहाँ है? तो गोवा में है। अभी उत्तराखंड ने भी लागू कर दिया है। होता क्या है, जो हमारे कानून होते हैं, जैसे पर्सनल लॉज, पर्सनल लॉज जैसे जो हमारे शादी को, शादी विवाह है, ठीक है, या तलाक है, या मेंटेनेंस तलाक के बाद जो मिलता है, ठीक है,
या बच्चों के भरण पोषण से जुड़े हुए कानून हैं, ये सब आते हैं भरण पोषण। इनसे जुड़े हुए जो कानून है वो आते हैं सब पर्सनल लॉज में। और वो है क्या इस समय देश में, पर्सनल लॉज, हिंदुओं के पर्सनल लॉज अलग हैं, ठीक है, मुस्लिम के अलग हैं, सिखों के अलग हैं, बौद्धों के दूसरे हैं। तो इन सब के लिए एक समान कानून हो, मतलब ये सभी लोगों के लिए, देश के सभी लोगों के लिए एक समान कानून। किस संदर्भ में? पर्सनल लॉज के संदर्भ में। इसका मतलब ये हुआ। अब एक समान का मतलब ये है, यहाँ पर ये नहीं है कि कहीं पर तरीका दूसरा है। यहाँ समान इस संदर्भ में किया जाएगा कि जैसे सभी लोग एक ही शादी करेंगे, मान लीजिए एक ही शादी की अनुमति एक समय में। अब एक शादी कर सकते हैं कोई भी धर्म का, अपने रीति रिवाज अपने अपने, अपने अपने रीति रिवाजों से कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी एक ही करना है। दूसरा, जैसे तलाक का मामला आया, तो तलाक के बाद आपको जो मेंटेनेंस है या तलाक की जो प्रक्रिया है, ये सब क्या होगी? सबकी एक जैसी होगी। ये सब एक जैसा करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 को, इसमें जो शब्द जोड़े गए 86वें संशोधन द्वारा इसको अमेंड किया गया था। संशोधन द्वारा अमेंड किया गया, संशोधित किया गया था इसको। पहले इसमें 6 से, इसी को हम लिख देते हैं इसमें, पहले क्या था, इसमें लिखा हुआ था पहले कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये आर्टिकल कहाँ चला गया है? अनुच्छेद 21 में। ये बात शिफ्ट हो गई है पूरी पूरी अनुच्छेद 21 में, इसी अमेंडमेंट से शिफ्ट की गई है। तो अभी प्रावधान क्या है वर्तमान में? 6 साल तक की आयु के बच्चों की, ये 6 से 14 वाले हैं। इस समय जो प्रावधान अनुच्छेद 45 में वो ये है कि 6 साल तक की आयु के बच्चों की देखभाल करना, देखभाल एंड शिक्षा का प्रयास करेगा राज्य। ये है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 ये जुड़ा हुआ है सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से और अनुसूचित जाति और जनजाति से, इनके लिए राज्य प्रयास करेगा किस बात का? शिक्षा एंड इकोनॉमिक नेसेसिटी, आर्थिक जो जरूरतें हैं
उनके लिए शिक्षा और आर्थिक जरूरतों के लिए अवसर प्रदान करना। आर्थिक जरूरतें नहीं, आर्थिक अवसर। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 47। इसमें प्रावधान किया गया है स्वास्थ्य के लिए राज्य पोषाहार व स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करेगा। और इसी में शराबबंदी की बात भी है जो हमारे लिए अनुकूल ना हो। मादक पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेडिसिनल यूज होता है उसको छोड़ करके। ये हो गया आपका अनुच्छेद 47। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 किस बात का प्रावधान करता है? कृषि और पशुपालन संगठन। दोनों में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में, दोनों ही क्षेत्रों में वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, इसके लिए अपनाने लोग उसको एडॉप्ट करें उसके लिए प्रयास करेगा राज्य। या दूसरे शब्दों में कहें, और एक तो कृषि और पशुपालन संगठन है तो इसको बढ़ावा देना, कृषि और पशुपालन को प्रमोट करना, प्लस दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। दुधारू पशुओं के वध पर रोक। इसके बाद आएगा अनुच्छेद 49। एक आर्टिकल जोड़ा गया था 48A, तो उसको भी यहीं देख लेते हैं। इसमें क्या ये भी ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, संशोधन से, और इसमें प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, पर्यावरण संरक्षण और वनों की रक्षा और उनको प्रिजर्व करना, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। ये 48A में था। अनुच्छेद 49 ये जुड़ा हुआ है प्राचीन जो स्मारक हैं उनको संरक्षित करने का, प्राचीन स्मारकों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब स्मारक में जो हमारा इतिहास है, संस्कृति है, इसमें क्या है हमारा इतिहास,
हमारा गौरवमयी इतिहास है, हमारी संस्कृति है। और इसके लिए भी सरकार ने एक एक्ट पास ही कर रखा है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट करके है, जिसके तहत हमारे प्राचीन स्मारक चाहे लाल किला हो, ताजमहल है, ठीक है, बुलंद दरवाजा है, इनको क्या कर रखा है सरकार ने, संरक्षित किया हुआ है। अनुच्छेद 50 ये किससे जुड़ा हुआ है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। दोनों अलग अलग रहेंगी। इसका मतलब कार्यपालिका का मतलब है सरकार, चाहे केंद्र वाली हो चाहे राज्य की हो। कार्यपालिका का मतलब सरकार, न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। और लास्ट है हमारा अनुच्छेद डीपीएसपी का 51। इसके बारे में क्या है? यह हमारी विदेशी नीति को, भारत की विदेश नीति को या विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत है। यह भारत की विदेश नीति को गाइड करता है। अभी बातें क्या है वो मैंने नहीं लिखी है, ये आधार है हमारी विदेश नीति का, कभी कभी पूछा जाता है। तो प्रावधान क्या है इसमें? पहला बात है इसमें इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि करना, वृद्धि करना राज्य करेगा। दूसरी बात इसमें क्या है? जो विवाद हैं, विवादों का निपटारा मध्यस्थता से, मध्यस्थता के द्वारा। तीसरी बात, एक दूसरे का सम्मान करना। राष्ट्रों का एक दूसरे के प्रति सम्मान। और लास्ट इसमें क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते हैं, अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौतों का या कानूनों का सम्मान करना। ये 4 बातें अनुच्छेद 51 में लिखी हुई हैं। इस तरह से हम लोग डीपीएसपी को फिनिश कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें थे डीपीएसपी की वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन पूछा जाता है कभी, वो मैं वर्गीकृत कर देता हूँ। जैसे कौन से गांधीवादी प्रिंसिपल हैं? तो गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं डीपीएसपी में? आर्टिकल आप लोग याद कर रखें, मैं आर्टिकल के नाम सीधे सीधे यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे आपका अनुच्छेद 40
पंचायतों का गठन गांधी जी बात करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों की बात की गई है, तो गांधी जी कुटीर उद्योगों की बात करते हैं, तो कुटीर उद्योग वाला पोर्शन आएगा केवल। इसके अलावा गांधी जी बात करते हैं सहकारी समितियों की, तो 43 बी आ जाएगा, सहकारी समिति का। इसके अलावा गांधी जी दारू शराब को रोकने की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 47 में जो शराबबंदी है, मादक पदार्थ वाला पोर्शन, वो गांधी जी से प्रेरित है। तो ये प्रमुख प्रावधान हो गए जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। मैचिंग के लिए आता है। एक बच रहा है लास्ट इनका, कौन सा? अनुच्छेद 48 जो पशुपालन संगठन है। पशुपालन को बढ़ावा देना प्लस गौवध पर रोक, ये गांधी जी की बातें हैं जो संविधान इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ बौद्धिक सिद्धांत हैं इसमें जो शामिल किए गए हैं। बौद्धिक सिद्धांत से कौन कौन से हैं इसमें? जैसे अनुच्छेद 44 ये बौद्धिक सिद्धांत में शामिल होगा। अनुच्छेद 48 इसमें वो पोर्शन है जिसमें कृषि में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की बात की गई है। ये हो गए बौद्धिक सिद्धांत। इसके बाद हमारे पास बच रहे हैं जो सामाजिक आर्थिक न्याय पर केंद्रित हों। इसमें अनुच्छेद 38, 39, 39A एंड 39D और 39B और C, ABCD 39 के सभी शामिल हैं इसमें। प्लस अनुच्छेद 41 जो न्याय की बात करता है, काम पाने का अधिकार है जो, प्लस पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री। अनुच्छेद 41, 42 और 43। 43 का कुछ पोर्शन आएगा जो न्यूनतम निर्वाह मजदूरी की बात करता है। इसके बाद आपका 45 और 46 ये हो गए जो सामाजिक आर्थिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। एक बात यहाँ नोट कर लेंगे, क्या इसमें एक 42वां संशोधन हुआ, कब का है? 1976 का। इसमें 3 आर्टिकल जोड़े गए थे। कौन कौन से? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और नेक्स्ट कौन सा है? अनुच्छेद 48A।
ये 3 आर्टिकल जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। कल देखेंगे हम लोग जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। थैंक यू।